किसी एक विश्वविद्यालय में आईएएस का भी बाल बच्चा पढ़ रहा है और एक कर्मचारी का भी बाल बच्चा पढ़ रहा है, तो आईएएस का पहला जिम्मेदारी पता है क्या होगा? लॉ एंड ऑर्डर देखना नहीं, उस विद्यालय को ठीक से कैसे चलाएं ये जिम्मेदारी वो गिनेगा। क्यों? क्योंकि उसका अपना बेटा पढ़ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम इमरान है, आप देख रहे हैं आवाज़ आप तक। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं विकास। चलिए जानते हैं इनसे नई शिक्षा नीति के ऊपर इनका क्या राय है, क्या विचार है। देखिए, नई शिक्षा नीति है तो सबसे पहले मैं कहूँ कि इसमें शिक्षा नहीं है ना, और अभी तक ये नीति नहीं है, अभी एक ड्राफ्ट है, एक मसौदा है। इसको बिना संसद में डिस्कस किए हुए मतलब इन्होंने इस मसौदे को अभी तक एक ड्राफ्ट के रूप में बना लिया है। उस पर अगर कानून बनने लगे और वो सरकार अगर लागू करने लगी तब ये चिंता का विषय है ना। अगर मैं थोड़ा बात करूँ कि नई शिक्षा नीति, तो इसमें नया क्या है इसको थोड़ा समझना होगा। इसमें नया कुछ नहीं है, समझिए कि ये नया सिर्फ ये है कि जो आरएसएस है उसका जो अपना एजेंडा है, जो अलग अलग जगहों पे थोप रहा है, तो वो उस एजेंडे को पूरी तरीके से शिक्षा में भी वो थोपने का उसका पूरा एक प्रैक्टिस है, उसका एक पैकेज है। इस रूप में आप देखिए। इसको आपको लगता है कि शिक्षा में ज़्यादा ये सुधार नहीं आएगा इस नीति के आने के बाद? देखिए, इसके बारे में मैं थोड़ा समय लेकर विस्तार से कहूँगा कि इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। इसका अलग एस्पेक्ट्स ये है कि समझिए कि सबसे पहले 2009 में जो राइट टू एजुकेशन आया था, जो यूपीए की सरकार में थी, और वो एक संवैधानिक अधिकार बन गया था कि 14 वर्ष के बच्चों तक उसका अधिकार है शिक्षा लेने का। इस प्रावधान पे बिल्कुल बात नहीं है, ठीक है। उस ड्राफ्ट को पढ़ा मैंने, उसमें सिर्फ इस पर एक लाइन उसमें बोला गया है, मतलब उसमें लिखा गया है, और फिर सीधे आते हैं स्कूली शिक्षा पर। तो यहाँ दो मुख्य सवाल आता है। पहला सवाल होता है कि जो आंगनबाड़ी की सेविका हैं वहाँ पर, ठीक है, उनका एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। उसमें ये बोलते हैं कि अगर ये 10th तक है तो उसको हम ऑनलाइन एक सर्टिफिकेट देंगे या 1 साल का एक डिप्लोमा कोर्स करवा देंगे, ठीक है। तो आप समझिएगा, यहाँ पर पकड़िएगा ऑनलाइन। अभी आप समझिए कि डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात है इसमें, थोड़ा सा मैं यहाँ से जोड़ना चाहूँगा। थोड़ा दिन पहले आप याद कीजिए नोटबंदी में, है ना, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग को लेकर जो बातें चली, कई जगह देखे होंगे नेटवर्क नहीं है, फ़ोन नहीं है, कनेक्शन नहीं है। तो उसी तरह से अगर हम शिक्षा पर अगर आप इस चीज़ को लागू करते हैं तो इसमें से आप पाएंगे कि बिहार जैसे राज्य में 25 से 30% लोगों के पास मोबाइल या इंटरनेट का कनेक्शन है, जिसमें उसका भी स्पीड कितना है हम आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत बेमानी है। दूसरा, वो जो आंगनबाड़ी की सेविकाएं होंगी उनका पेमेंट क्या होगा, वो कितने सालों तक के लिए काम करेंगी, क्या उनकी नौकरी परमानेंट होगी, ऐसे कई सारे पहलुओं पर जिन्होंने बात नहीं किया गया है। अब हम थोड़ा अगर इसमें थोड़ा मैं समय लूँगा, अगर मैं इसमें थोड़ा और आगे बढ़ूँ तो ये है कि जो 10th और 12th का जो कॉन्सेप्ट है उसको ये एक लेवल पे ख़त्म कर रहे हैं। अब आप समझिए कि भारत में तमाम नौकरियां, यहाँ तक कि आर्मी का, आप जिस क्षेत्र में हम लोग हैं बिहार के, हमारे क्षेत्र में मंडी में चलिएगा तो एक बड़ा हिस्सा आर्मी में जाता है, उसकी डिग्री 10th और 12th होती है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये जो 10th और 12th पे जो नौकरियाँ हैं ग्रुप डी की या रेलवे की कहीं भी, तो उसको ये पूरी तरह से ख़त्म करने का एक मामला है। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जो नई शिक्षा नीति को आगे जाकर लागू करने का प्लान बन रहा है, हाँ, ये मसौदा तैयार किया गया, तो वो छात्रों के हित में नहीं है। हाँ, सवाल आपका वाजिब है। ये किसके हित में है? फिर मुख्य सवाल ये है। उसमें फिर आ रहा है लैंग्वेज, है ना, भाषा को लेकर। ये बता रहे हैं कि हमें वैदिक काल की बात कर रहे हैं कि उसमें चरक हुए, फलाने हुए, चिलाने हुए, आर्यभट्ट हुए, तमाम लोगों को वो नाम ले रहे हैं, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि वैदिक शिक्षा से ही हम भारत को श्रेष्ठ और फलाने और चिलाने बना पाएंगे। और उसमें बाई लैंग्वेज का एक जो उन्होंने प्रोग्राम लाया है कि हिंदी या संस्कृत, समझ रहे हैं, हिंदी या संस्कृत। तो हिंदी भाषी क्षेत्रों में प्राइमरी जो लैंग्वेज ये चाह रहे हैं कि मतलब उसमें हम डाल सकें, वो संस्कृत डाल रहे हैं। लेकिन जो नॉन हिंदी क्षेत्र हैं वहाँ पर ये हिंदी डाल रहे हैं। अब रही बात कौन सी भाषा? अंग्रेज़ी। अभी आप देखिए मौजूदा दौर में अंग्रेजी की क्या स्थिति है। इंग्लिश क्या है, मतलब एक जो दुनिया ग्लोबलाइज हुआ, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, वहाँ अंग्रेज़ी एक मेन रोल निभाता है। उसमें आप अंग्रेज़ी वो जो सरकारी जो सरकारी जो विद्यालय है उसमें वो पढ़ा नहीं रहे फंडामेंटल में, ठीक है। ठीक इसी के विपरीत जो प्राइवेट संस्थान है, जिसको वो स्वपोषित निजी नाम दिए हैं, प्राइवेट शब्द का उन्होंने चालाकी से इस्तेमाल नहीं किया है, स्वपोषित निजी कह दिया है, उसमें अब क्या ये नियम उसमें भी लागू होगा कि वहाँ भी पढ़ाई संस्कृत में होगी या हिंदी में होगी, या जो प्राइवेट स्कूल हैं वो इंग्लिश में पढ़ाएंगे? इस पर कोई बातचीत नहीं है, ठीक है। ये समझने वाली बात है। तीसरा, स्कूली शिक्षा में मैं एक चीज़ और जोड़ूंगा
कि ये है मर्जिंग ऑफ स्कूल्स। इनका तर्क है कि अलग अलग जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं, जो सरकारी स्कूल्स हैं, प्राथमिक स्कूल हैं, उसमें बच्चों का जो एडमिशन रेट है वो बहुत कम है, ठीक है। उसको हम चिन्हित करेंगे और 2 और 3 स्कूलों को जोड़कर एक एजुकेशन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। शब्द बहुत प्यारा है, लेकिन इसके साजिश को समझिए कि जब मान लीजिए 3 स्कूल है, ठीक है, 3 स्कूल है, मान लीजिए अगर 5-5 शिक्षक भी है मुख्य रूप से, तो 15 शिक्षकों को रोजगार मिला हुआ है। लेकिन अब वो अगर 3 स्कूल सिर्फ एक स्कूल में बदलेगा, संभवतः लोगों को रोजगार जाएगा। जैसे बैंकों का जो निजीकरण हुआ या बैंकों का जो मर्जिंग हुआ, उसमें क्या हुआ, लोगों का रोजगार गया। कहीं ना कहीं अभी तो फिलहाल ये सदन में पेश होगा, पारित होगा, तो कई बार ऐसा होता है कि मसौदा तैयार होता है और संसद में पारित होता है, लेकिन ये सरकार पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा हिस्सा उसका लागू करेगी। हाँ, तो क्या ये डर सताता है आपको कि जो पेश किया गया वो पूरा का पूरा ना लागू करे, कुछ हिस्सों को लागू किया जाएगा? इसमें आप कौन सा हिस्सा लागू करेंगे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर थोड़ा हम हायर एजुकेशन पे बात करें कि बहुत मुश्किल से बिहार में या ऐसे जो उत्तर भारत के जो लोग हैं वो बहुत ग्रेजुएशन तक बहुत मुश्किल से पहुंच पाते हैं, उसमें इन्होंने लाया है ड्रॉप आउट ड्रॉप इन। मतलब आप वो ये कह रहे हैं कि आपकी जहाँ से मर्जी है वहाँ से शिक्षा को छोड़ सकते हैं, फिर आगे आकर पढ़ाई कर सकते हैं। आप समझिए कि हमारे बिहार में एक पटना विश्वविद्यालय को छोड़कर ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है जो समय पर डिग्री देता है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। तो इन सब को सुधारने को लेकर आप फंड देंगे, इनको बेहतर करेंगे, तो ये ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये अब कह रहे हैं कि हम जैसे वो 4 साल का ग्रेजुएशन ला रहे हैं, 4 साल का ग्रेजुएशन को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 ईयर यूजी प्रोग्राम आया था, FYUP, जिसको लेकर बहुत बवाल कटा और फाइनली सरकार ने उसको वापस लिया था। इसमें तो हाँ, अब मान लीजिए कोई एक ही विश्वविद्यालय से 4 साल में 4 अलग अलग लड़का निकला और वो चारों किसी एक कंपनी में नौकरी लेने गया, किसको नौकरी मिलेगी? नौकरी तो उसी को मिलेगी जिसकी डिग्री पूरी होगी। संभवतः डिग्री किसकी पूरी होगी? जिसके पास पैसा रहा होगा। तो इस मकर जाल को समझने की ज़रूरत है। तो इसमें हमारा ये मानना है कि देखिए ये जो नई शिक्षा, मैं थोड़ा कंक्लूड करके बोलूँ, हाँ, इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा, आरक्षण। भारत जैसे देश में जहाँ एक समझिए कि जाति है जहाँ, और जातियों में जो ग्रेडेड इनइक्वलिटी है, जिसके पास पैसा है उसके पास शिक्षा है, जिसके पास सोशल स्टेटस है उसके पास शिक्षा है, तो उसके आधार पर जो जातियों का जो विघटन, मतलब जातियों की जो अपनी जो बुरी स्थिति है, जैसे दलित पिछड़ा हो गया है ना, उनको लेकर एक अलग प्रावधान आया भाई कि इनको रिजर्वेशन दो ताकि ये कैंपसों में जाएं, पढ़ाई कर सके। इसमें कहीं भी इस तरह की कोई बात नहीं है। तीसरा, तो आप जो हिंदी संस्कृत की बात कर रहे हैं, उसमें उर्दू फारसी ये जो भाषाएँ हैं, इस पर उसने नई शिक्षा नीति में एक लाइन नहीं है। इससे अगर हम बात करें कि इसका जो बुनियाद है भारत में, जो हम मदरसों से उर्दू और फारसी पढ़ के लोग निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि जब भी कोई सरकार मसौदा लाती है, कोई विधेयक लाती है, तो एक देश में माहौल सा बन गया कि सरकार के खिलाफ बोलना है। क्योंकि कई बार ऐसा तो ज्यादातर लोग सिर्फ विरोध करना जानते हैं, तो क्या आप लोग भी उनमें ही शामिल हैं? नहीं, देखिए इस पे आप सवाल सही लाए हैं। अभी समझिए कि हमारे प्रधानमंत्री बोले थे कि इस आपदा को अवसर में बदलिए, ठीक है। संभवतः देश की जनता का तो नहीं पता कि इस आपदा को कितना अवसर में बदला, लेकिन बीजेपी ने आपदा को बहुत तरीके से अपने अवसर में बदला है। और रही बात कि हम किधर खड़े हैं, विरोध करना लाजिम है। अगर कोई गलत नीतियाँ आती हैं तो उसका विरोध होना लाजिम है, लेकिन इसके पैरेलल हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मुचकुंद दुबे आयोग है जो बिहार में उसका पूरा रिपोर्टिंग हुआ था, कॉमन एजुकेशन स्कूल सिस्टम का, आप उसको लागू कीजिए। जो सरकारी स्कूल हैं उसको बंद क्यों कर रहे हैं? वहाँ बेहतर फैसिलिटी दीजिए और ये मानक तय कीजिए कि मतलब उसके 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी IAS हैं, PCS हैं या जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनका बच्चा सबसे पहले सबसे नज़दीकी सरकारी स्कूल में जाएगा। देखिए कैसे नहीं सुधरता है एजुकेशन सिस्टम। तो ये हम मांग रहे हैं, लेकिन ये तो वो करेंगे नहीं। दूसरा, तो ये तो सेल्फ डिपेंड करता है ना कि कौन अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाएगा। तो हम कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर निर्भर है, ठीक है। यही तो एक कारण है ना। आप समझिए कि अब जो IAS है उसका बेटा कहाँ पढ़ेगा? देहरादून, है ना। अब जो छोटा CO है उसका बेटा संत महकल में पढ़ेगा। अब जो किसी कार्यालय का एक छोटा कर्मचारी है उसका बेटा वहाँ के छोटे निजी स्कूल में पढ़ेगा। यही तो ग्रेडेड इनइक्वलिटी जनरेट हुआ है। सरकार एक कॉमन सिस्टम बनाए। अब देखिए, अब किसी एक विद्यालय में IAS का भी बाल बच्चा पढ़ रहा है और एक कर्मचारी का भी बाल बच्चा पढ़ रहा है, तो IAS का पहला जिम्मेदारी पता है क्या होगा? लॉ एंड ऑर्डर देखना नहीं, उस विद्यालय को ठीक से कैसे चलाएं ये जिम्मेदारी वो गिनेगा। क्यों?
क्योंकि उसका अपना बेटा पढ़ रहा है। तो उसमें कर्मचारी का बेटा को अच्छा एजुकेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? संभवतः मिलेगा। ये ऑनलाइन कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, ठीक है, कि हम अब डिजिटलाइज करेंगे एजुकेशन को, ऑनलाइन करेंगे। आप समझिए कि हम आप कभी स्कूल जाते हैं तो वहाँ सो मैनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, उनका हमारा इंटरेक्शन होता है, उसमें हम कई सारी चीज़ों को सीखते हैं। लेकिन अब कोई ऑनलाइन रहेगा, अभी आप न्यूज़ एक पढ़े होंगे कि केरला या तमिलनाडु में, मैं जगह का नाम भूल रहा हूँ, वहाँ के माता पिता ने अपने बच्चे को मोबाइल फ़ोन देने के लिए उसके अपना गाय बेच दिया। गाय का क्या था? उसके घर का एक मात्र दुधारू पशु था जिसको उससे अपना जीवन यापन होता था। तो इस तरह की स्थिति है। इसमें डिजिटलाइजेशन का क्या भाई ये मामला है? तो कहीं आपको याद होगा कि 1984 में राजीव गांधी ने जब कंप्यूटराइजेशन किया था तो यही सरकार इसका विरोध कर रही थी, और फिर से यही सरकार डिजिटलाइजेशन का बात कर रही है, तो फिर आप लोग विरोध कर रहे हैं दुधारू में। नहीं, तो कहीं ना कहीं ये एक सिस्टम चला रहा है कि बस हम विरोध करेंगे सरकार का। नहीं, आप डिजिटलाइजेशन को समझिए, तब राजीव गांधी डिजिटलाइजेशन को समझिए, और एजुकेशन का जो डिजिटलाइजेशन है उसको भी समझना होगा। तब डिजिटल भारत में मान लीजिए कंप्यूटर लॉन्च हुआ, या तमाम चीज़ें आया था, तो उसका प्रभाव अलग अलग सेक्टरों पे पड़ा था। अब ये कह रहे हैं कि शिक्षा जो होगा वो अब ऑनलाइन होगा। हम इसलिए विरोध, हम उस डिजिटलाइजेशन का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारा मानना है कि उस डिजिटलाइजेशन से किस तरह का लूप होल जनरेट होगा, उस पर हम बात करना चाह रहे हैं। स्कूल होगा और तमाम जो ऐसे चल रहे हैं, तो वहाँ बच्चों का अपना इंटरेक्शन होगा, उससे कई चीज़ों को डेवलप होगा। बड़े कई शिक्षण संस्था है, जैसे JNU हो गया, जामिया हो गया, इसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी रहा है इस सीजन में जी। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, JNU हो, जामिया हो, जामिया को तो लोग मान लीजिए अभी जो तमाम जो मीडिया बंधु रहते हैं वो जो डिबेट में बैठा कर जामिया वालों को गाली देते हैं, और उसी जामिया से पिछले 2-3 दिन पहले UPSC का रिजल्ट आया था जिसमें 3 IAS का सिलेक्शन, मतलब 30 रियली मिसप्रिंट, और 30 जो है ना 30 छात्रों का UPSC में सिलेक्शन हुआ। तो अब हम वो कितना कंट्राडिक्शन है और कितना है, ये मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। मेरा जवाब यही हुआ कि वहाँ फिर 30 लोग जब UPSC में सिलेक्शन करते हैं, JNU से कई सारे नामचीन लोग निकले हैं, जो मोदी सरकार के जो इनका जो कार्यकाल है उसमें कई सचिव हैं, कई अलग अलग मतलब दूतावास हैं, ऐसे कई जगहों पे काम कर रहे हैं। तो अब JNU जामिया कितना देश के लिए क्या है ये बाकी लोग तय करें। 6 सालों में देखें तो एक शब्द काफ़ी उभर कर निकला, शहरी नक्सली। अच्छा, तो इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? क्यों लोगों को लगता है कि वो लोग जो नक्सली ग्रामीण क्षेत्र में थे आज पढ़ लिख कर शहरी नक्सली में शामिल हो? देखिए, इसमें सुधा भारद्वाज के यहाँ जब गिरफ्तारी करने लोग गए तो वहाँ पर बाबा भीमराव अम्बेडकर की किताबें थीं, पेरियार की किताबें थीं, है ना, ज्योतिबा फुले की किताबें थी, संविधान था। तो पुलिस वाले ने पूछा कि आप ये सब क्यों पढ़ते हैं? आप महाभारत नहीं पढ़ते, रामायण नहीं पढ़ते, जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको नहीं पढ़ते? ऐसे ऐसे सवाल किया गया। तो अब ये बहुत थोड़ा समझना ये यहाँ से आसान हो जाएगा कि अर्बन नक्सल कौन है और कौन नहीं है। जहाँ आज समझिए कि थोड़ा मैं एक लाइन ही बोलूँगा कि अभी कुछ दिन पहले अयोध्या का भी एक मसला आया, ठीक है। तो आप समझिए कि इस पूरे विश्व में हम एक ऐसे नमूने देश हैं, हम नमूना अपने देशवासियों को नहीं बोल रहे हैं, यहाँ के नेतृत्व को बोल रहे हैं कि हमारे देश में ऐसे नमूने नेता हैं जो इस कोरोना जैसे काल में जहाँ अस्पताल का निर्माण होना चाहिए वो मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। तो अब यहीं से आप समझ लीजिए कि अर्बन नक्सल कौन है और गांव वाला नक्सल कौन है। हम तो गांव से भी हैं और थोड़े दिन पटना में भी रह रहे हैं, तो आप किस नक्सल में हमको आप रखना चाह रहे हैं, आप रख सकते हैं। तो STET का जो मामला है, जो शिक्षक हैं, जो मतलब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ जिनका 2,49,000 जो छात्र हैं, अब उनका मसला समझिए कि उनकी एग्ज़ाम भी हो गई, परीक्षा भी हो गई, 4 सेंटर पे शायद कहीं गड़बड़ी का मामला आया। आनंद किशोर ने बोला कि नहीं, वहाँ गड़बड़ी नहीं हुई है, परीक्षा जो प्रश्न होता है वो लेट गया है, वहाँ भी एग्ज़ाम करवा लिया गया। अगर यही थोड़ा कोरोना नहीं होता, ठीक है, तो ये जो STET है, बिहार में चुनाव भी होने वाला है, ये STET बिहार की राजनीति को अब तक उलट दिया होता। कोरोना है, थोड़ा लोग मतलब कोरोना में भी अगर हॉस्पिटलिटी बेहतर होती, ये तमाम चीज़ें बेहतर होती, तो लोगों के एक दिमाग पे असर रहता कि नहीं, हमें कुछ होगा तो हम तो अस्पताल में इलाज करवाएंगे। लेकिन अब स्वास्थ्य सुविधाएं भी चौपट हैं, तो लोग थोड़ा डर से भी नहीं निकल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हम लोग घरों में से जहां संभव हो रहा है फिजिकल डिस्टेंस को पालन करते हुए हम लोग इन तमाम आंदोलनों को अभी भी जिंदा रखे हुए हैं, हम लोग अब खड़े हुए हैं। आप छात्र हैं, संभवतः आपका सबसे पहला और मुख्य काम है पढ़ाई करना,
उनका ये कोटेशन है, लेकिन उसमें वो जोड़ते हैं कि आप क्या पढ़ेंगे। ये अगर सरकार तय करे, ये स्टेट तय करे, और आपके इर्द गिर्द समाज में क्या चल रहा है, अगर उस पर आप चिंतन नहीं कर रहे हैं, अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो आप एक छात्र नहीं हैं। तो छात्र होने का मतलब सिर्फ नौकरी लेना नहीं, जो देश में जो अलग अलग सवाल चल रहे हैं, अब नई शिक्षा नीति है, इससे कल कौन प्रभावित होगा? छात्र। तो संभवतः छात्र ही आज आगे आएंगे। छात्रों को लड़ना भी है, पढ़ना भी है और रोजगार भी लेना है। हमारे प्रधानमंत्री बोले थे कि आपदा को अवसर में बदलिए। देशवासी कितना अवसर में बदला हो सब पता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस आपदा को जिसने अवसर में बदला है वो है देश की सरकार, वो भाजपा की सरकार, और जिनका नेतृत्व नरेंद्र मोदी के हाथ में। 3 चीज़ अगर मैं गिनाऊं, तमाम सरकारी शिक्षण संस्थानों को बेच दिया इन्होंने। तमाम जो अलग अलग शिक्षा व्यवस्थाएँ संस्थाएं हैं जो रोज़गार पैदा करती हैं, रेलवे, एयरजेट, तमाम कंपनियां, आप राफेल से लेकर शुरू कीजिएगा तो यहाँ तक आ जाइएगा, उनको तमाम सारे रेलवे स्टेशनों का निजीकरण, हवाई अड्डों का निजीकरण, ये तमाम निजीकरण कर रहे हैं, मतलब इनको बेच रहे हैं। ठीक है। तीसरा, आप जो कह रहे हैं कि है ना, छात्रों को गिरफ्तार करना, बिल्कुल इनके खिलाफ जो भी कोई कुछ बोल रहा है तो उसको डायरेक्ट ऊपर लगा दे रहे हैं। तो क्या मजाक है? भाई आप समझिए कि अपूर्वानंद को भी ऊपर भी लगाया गया। अभी डॉक्टर कफील की बात कर रहे हैं, वो भी एक मेडिकल डॉक्टर है जो अलग अलग समय पर अपना बेहतर समय दिया है, इलाज को लेकर समय दिया है। वैसे व्यक्ति को ये ऊपर लगा दिए हैं सिर्फ इसलिए कि वो CNRC के समर्थन में खड़ा होता है? नहीं, इसलिए कि वो लखनऊ का जो वहाँ हॉस्पिटल है, जो वहाँ ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मरे थे, उसका उन्होंने पर्दाफाश कर दिया, इसलिए उनको ऊपर लगा हुआ है। तो ये सरकार को एक डर है। तो नीतीश कुमार के काम को आप कैसे आंकते हैं और इनको 10 में कितना अंक देना चाहेंगे? देखिए, अंक की तो बात की दूर, अगर हम थोड़ा बात करें कि नीतीश कुमार ने मजदूरों के लिए क्या किया, वो जबकि फरमान जारी कर रहे थे कि जो मजदूर आएंगे उनको हम घुसने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे। और रही बात कि अर्बन नक्सल, ग्रामीण नक्सली है कौन? रविशंकर प्रसाद कहते हैं, या फिर वो क्या नाम है, वो जो बाबा, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जिन्होंने वो पूरे आर्मी का इस्तेमाल किया था दिल्ली के आसपास वो सेंटर बनाने के लिए। उन्होंने कहा था कि वो नक्सली बनते हैं जो सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं। हम लोग सरकारी विश्वविद्यालय के छात्र हैं और उनको तय करना है कि हम नक्सली हैं तो हैं, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हम क्या हैं। अगर हम सरकार से सवाल पूछते हैं तो हम देशद्रोही नहीं हो जाते हैं। वो जिस तरह से एक जो प्रोपेगेंडा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, मीडिया का, अखबारों का, जिस तरह से राजनीति का जो धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ है कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जैसे सुविधाओं से बरगला कर उनको धर्म के सेंटर में फंसाए रखना है, ऐसा नहीं है कि ये युवा पूरा उनके साथ है। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र ऋषभ पटेल से जी, देखिए, जो घोषणा होता है वो सिर्फ कागज़ तक ही सीमित हो जाता है। बहुत सारे सरकारें आती हैं, जाती है, वो अपने हर एक चुनावी माहौल में एक एजेंडा लेकर आती हैं कि हम एजुकेशन के लिए ये करेंगे, स्टूडेंट के लिए ये करेंगे, नई शिक्षा नीति लेकर आएंगे। ऋषभ, छात्रों को पॉलिटिक्स में आना कितना ज़रूरी है आपके हिसाब से? जहाँ तक मेरा मानना है, पॉलिटिक्स, राजनीति, हम लोग का जन्म पैदा होते ही राजनीति स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि राजनीति से हम किसी भी युवा को भागना नहीं चाहिए। राजनीति हम सभी युवा और हमारे देश के सभी नागरिक का एक अहम हिस्सा है। जितने भी शिक्षित युवा हैं, अगर वो राजनीति में आते हैं तो हम अपने समाज के कमियों को बखूबी पहचान सकेंगे और उनको दूर कर सकेंगे। बाकी सरकार अपना वर्चुअल रैली कर रहे हैं। आपको पता है कि 75,000 करोड़ रुपया सरकार अपने वर्चुअल रैली पर खर्च कर चुकी है। और जो लॉकडाउन में जो स्टूडेंट्स हैं उनका किराया माफ़ नहीं हो पा रहा है। मतलब कि जो स्टूडेंट के पेरेंट्स, गार्जियन, वो बाहर रख के काम करते हैं, उनका फैक्ट्री का काम बंद हो गया, वो काम धंधा छोड़ के घर पर आ गए हैं, तो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए पैसा कहाँ से भेजेंगे? और यहाँ का मकान मालिक बच्चों पे रेंट के लिए फोर्स डाल रहे हैं, तो मजबूरी में वो अपना घर छोड़ के, अपना जो मकान छोड़ के, फ्लैट छोड़ के वो घर पर जा रहे हैं। मजबूरी वो पढ़ाई बीच में छोड़ना पड़ रहा है। तो हम अपील करेंगे सरकार से कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। किस तरह का व्यवस्था आप चाहते हैं एज ए स्टूडेंट? देखिए, स्टूडेंट में आज हमारे बिहार के जो स्थिति है, हर पेपर जो लीक हो रहा है, मतलब ये पेपर कहाँ से लीक हो रहा है? एक पेपर लीक होते हैं मानते हैं, 2 पेपर लीक होता है मानते हैं। हर एक पेपर जो एग्ज़ाम होता है, BPSC का हो, चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार दरोगा का हो, चाहे SSC स्तर पर कोई भी राज्य स्तर पर एग्ज़ाम हो, वो लीक हो जाता है। आखिर वो कहाँ से लीक हो जाता है? जाहिर सी बात है कि हमारे सिस्टम करप्ट है। तो सरकार को इस सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए। अगर हमारी जो कमियाँ हैं वो सरकार दूर नहीं करेगी तो हमारी जनता में अराजकता फैलेगी, असंतोष फैलेगा। आज हमारे राज्य के जितने भी बिहार के स्टूडेंट हैं उनमें सरकार के लिए असंतोष व्याप्त हो गया।